बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज कानूनी शहादत ऑर्डर ऑन फिंगर टिप्स को थोड़ी सी डिटेल करेंगे इसके सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि कानूनी शहादत ऑर्डर जो है ये प्रेसिडेंट्स ऑर्डर नंबर 10 ऑफ 1984 है। और ये ऑर्डर 30 मुहर्रम जो है उस वक्त जो 1984 की 26 अक्टूबर को ये ऑर्डर बनाया गया। ये बेसिकली लॉ ऑफ एविडेंस की रिप्रोडक्शन है। लॉ ऑफ एविडेंस 1872 की रिप्रोडक्शन है की गई है। उसको रिपील करके कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 बनाया गया और उसकी वजह क्या थी? टू ब्रिंग इट इन कन्फर्मिटी विद इंजंक्शन ऑफ होली कुरान एंड सुन्ना। होली कुरान और सुन्ना की मुताबिकत के साथ उसको लाने के लिए कानूनी शहादत ऑर्डर जो है वो बनाया गया। इसकी 3 पार्ट्स हैं, 13 चैप्टर्स हैं और 166 जो इसमें आर्टिकल हैं। एविडेंस को आर्टिकल 2C में एक्सप्लेन किया गया है कि एविडेंस में तमाम स्टेटमेंट्स जो कोर्ट परमिट करेगी या कोर्ट के सामने जो पेश की जाएंगी विटनेस के थ्रू, सही स्टेटमेंट आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। उनको ओरल एविडेंस कहा जाएगा। जो स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अलावा होंगी, जो एक बंदा आके वर्बल स्टेटमेंट देगा, वो बेसिकली ओरल स्टेटमेंट होगी। इसके अलावा जो बाकी स्टेटमेंट हैं जो डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रोड्यूस की जाएंगी कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए, उनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहा जाता है। एविडेंस की जो काइंड्स हैं, ओरल एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, प्राइमरी एविडेंस है, सेकेंडरी एविडेंस है, डायरेक्ट एविडेंस है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, इनडायरेक्ट एविडेंस है, रियल एविडेंस, पर्सनल एविडेंस, हेयरसे एविडेंस, समरी डिटेल्स ऑफ QSO। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि आर्टिकल 3 से लेकर आर्टिकल 17 तक जो है वो हम ये पढ़ेंगे, जिसमें आपके पास कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस की बात होगी, फिर प्रिविलेज कम्युनिकेशन आ जाएगी, फिर उसके बाद एकम्प्लिस आएगा, फिर उसके बाद 17 में कॉम्पिटेंसी ऑफ और क्वालिफिकेशन ऑफ विटनेस आ जाएगा कि विटनेस कितने दरकार होंगे। तो सबसे पहले जो विटनेसेस से आर्टिकल लिंक्स करते हैं वो हैं आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 17 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर, जिसमें क्वालिफिकेशन, क्राइटेरिया, कॉम्पिटेंसी, नंबर ऑफ विटनेसेस जो हैं वो किसी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट को प्रूव करने के लिए चाहिए होंगे, वो इसमें डिस्कस किए गए। तो आर्टिकल 4 टू 14 ऑफ QSO जो है वो एक्सेप्शंस है, प्रिविलेजेस है, जिसमें आप लोगों को ये जो मेंशन लोग हैं उनको ये प्रिविलेज होता है कि वो कोई भी बात जो उनके और किसी क्लाइंट के या उनके और किसी और शख्स के या कोई हसास किस्म की इंफॉर्मेशन हो या कोई और उनको ख़बर मिली हो, तो वो बताने के पाबंद नहीं है, उनको मजबूर नहीं किया जा सकता। So persons coming under the purview of these articles are not allowed or permitted to give evidence or statement with respect to their privileged communication. नेक्स्ट जो आर्टिकल 15 है वो भी इम्पॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस। ये विटनेस को प्रोटेक्शन देता है कि विटनेस को जो है अगर वो कोई स्टेटमेंट दे जिसमें विटनेस तमाम बातों के आंसर देगा, तो उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता जो स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट जा रही हो। तो विटनेस को प्रोटेक्शन देने का मकसद ये कि कोई स्टेटमेंट अगर ऐसी हो जिसमें विटनेस के ऊपर कोई एम्बार्गो आ रहा हो, तो विटनेस को प्रोटेक्ट किया जाए, उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाए, बल्कि उसकी स्टेटमेंट लेके उस एक्यूज़ को जो है वो कन्विक्ट किया जाए। ये बेसिकली प्रिंसिपल एक्यूज़ होता है। इसके बाद आर्टिकल 16 है दैट डील्स विद द कॉम्प्लिस, जिसे अप्रूवर भी कहा जाता है, और आम ज़ुबान में आपकी उसको सुल्तानी गवाह या वादा माफ़ गवाह भी कहा जाता है। ये कॉम्पिटेंट विटनेस हो जाता है अगेंस्ट प्रिंसिपल एक्यूज़, जो एक्यूज़ है उसके अगेंस्ट, क्योंकि ये दोनों गिल्टी एसोसिएट होती है, उन्होंने मिल के क्राइम किया होता है। लेकिन इसका जो एविडेंस होगा वो हदूद केसेस में जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ एविडेंस है दैट एविडेंस ऑफ एक्म्प्लिस कैन नॉट बी प्रूव्ड अनलेस इट इज़ कॉरबोरेटेड। जब तक वो आर्टिकल ये बताता है 16 कि अप्रूवर जो होगा या एक्म्प्लिस जो होगा, इसकी एविडेंस पे किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती जब तक वो कॉरबोरेट ना करे। और इसकी कॉरबोरेशन के मतलब जो डिटेल है वो आर्टिकल 129 सब आर्टिकल में लिखी हुई है QSO की, जिसमें ये बात बताई गई है कि जो अगर ये कॉरबोरेट करेगा तो इसको फिर वैल्यू मिलेगी एक्म्प्लिस की स्टेटमेंट को। इसके बाद आर्टिकल 17 है कानूनी शहादत का, जो कॉम्पिटेंसी और नंबर ऑफ़ विटनेसेस पे डिस्कस करता है। पहले तो वो ये कहता है कि इट शुड बी अकॉर्डिंग टू दी इस्लामिक इंजंक्शन, और कुरान में जो तालीमात दी गई उसके मुताबिक हो, जिस तरह
अंडर द एम्बिट ऑफ तज़कियतुल शहूद, कि जिस शख्स ने कोई मेजर सिन नहीं की हुई वो स्टेटमेंट दे सकता है। कि फिर ये एक तज़कियतुल शहूद मैंने आपको ये बताया भी था, ये एक इंक्वायरी का एक सिस्टम है जिसमें ये बताया जाता है कि शख्स जो है ये उस प्रिंसिपल पे पूरा उतरता है, तज़कियतुल शहूद के ऊपर ये नहीं उतरता। सर्टेन डेट विटनेस इज़ क्रेडिबल और नॉट, कि ये वो है क्रेडिबल या नहीं है। इसके अलावा आर्टिकल 18 टू 29 QSO जो है वो फैक्ट इन इशू है और रेलिवेंट फैक्ट है। इसके अलावा आगे भी जो आर्टिकल्स हैं लमसम 69 तक वो रेलिवेंसी के साथ डील करते हैं। तो फैक्ट इन इशू किसे कहते हैं, अगर आप इसकी एक मेजर सी वो देखें, एक वर्ड इसके लिए यूज़ करें या लेटर्स, तो ये प्रिंसिपल फैक्ट्स हैं जो केस का मुद्दा है, जो केस चल रहा है वो बेसिकली फैक्ट इन इशू होगा। और फैक्टम प्रोबेंडम भी इसे कहा जाता है, फैक्टम प्रोबेंडियम, जिसका मतलब है विच क्लैरिफाइज द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट, कि किसी फैक्ट की मौजूदगी उस वक्त थी या नहीं थी, तो वो ये कोई एक्ट हुआ था या नहीं हुआ था उसको क्लैरिफाई कर देता है। ये फैक्ट इन इशू पे जो बात होती है। रेलेवेंट फैक्ट जो हैं वो उस एविडेंशियल फैक्ट हैं, जो सपोर्टिंग फैक्ट भी आप कह सकते हैं उसको, कि जो उस बात को आगे सपोर्ट करते हैं, विच आर आल्सो सो कनेक्टेड विद द फैक्ट्स इन इशू, वो फैक्ट्स इन इशू के साथ कनेक्टेड होते हैं और वो प्रिंसिपल फैक्ट की मौजूदगी या गैर मौजूदगी या होने या ना होने को बता रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह आर्टिकल 19 है जिसमें रेस जस्टिफाई के प्रिंसिपल को डिस्कस किया गया, वो भी रेलेवेंसी के साथ ही डील करता है कि एक सेम ट्रांजैक्शन में कोई चीज़ थोड़ी देर पहले हो जाना अकरंस से और अकरंस के बाद की सिचुएशन, ये दोनों सिचुएशन जो हैं वो कहते हैं रेलेवेंट होंगी, इनको भी वैल्यू दी गई है, अकरंस से पहले की और अकरंस से बाद की स्टेटमेंट, दोनों जो सिचुएशंस हैं। फिर इसके बाद आपके पास आर्टिकल 22 है कि वैसो इसकी जो वो डिस्कस करता है आइडेंटिफिकेशन पीरियड से, कि जिसमें ये प्रोसीजर बताया गया है कि आइडेंटिफिकेशन पीरियड ऑफ ऑफेंडर इज़ डन, कि हु वाज स्ट्रेंजर नॉट नोन प्रीवियसली टू द विटनेस, विटनेस जिसको नहीं जानता उस शख्स की जो है आइडेंटिफिकेशन पीरियड की जाती है, करवाई जाती है। अगर जिसको विटनेस जानता होगा तो फिर नहीं, क्योंकि विटनेस तो ऑलरेडी नो उसको कहेगा ये बंदा जानता है। लेकिन वो जो विटनेस जिसको नहीं जानता, जिस शख्स को, उसकी स्टेटमेंट फिर विटनेस जो है वो देगा कि आइडेंटिफिकेशन पीरियड में बताएगा ये है ये नहीं। और आइडेंटिफिकेशन पीरियड मजिस्ट्रेट जो है वो उसके सामने होगी और उसके साथ साथ डमीज़ खड़ी कर दी जाएंगी 1 से लेकर 10 तक, उसमें बंदा भी होगा कि क्या ये शख्स वहाँ पे था या नहीं था, तो विटनेस उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। तो जो इसका ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली आइडेंटिफिकेशन पीरियड का, वो ये जानना है कि सस्पेक्टेड पर्सन इज़ रियल ऑफेंडर और नॉट, कि जिस शख्स पे शक है क्या वो ऑफेंडर यही था या नहीं था, क्योंकि नाम नहीं पता उस शख्स को, उसका पुलिस ने उसके स्केच भी अगर उसको गिरफ़्तार कर लिया या अपने शक की बिना पे पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, तो इन तमाम तर सिचुएशन में उसकी आइडेंटिफिकेशन पीरियड करवाई जाती है कि क्या ये शख्स था या नहीं था। फिर आर्टिकल 24 है QSO का, जो प्ली ऑफ एलिबाई से डिस्कस करता है। एलिबाई एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है एल्सवेयर, कि यहाँ पे हम मौजूद नहीं थे। ये एक डिफेंस प्ली है। एक्यूज बेसिकली ये लेता है कि मैं उस टाइम एट द टाइम ऑफ अकरेंस या कमीशन ऑफ ऑफेंस आई वाज नॉट प्रेजेंट एट दैट प्लेस, कि मैं वहाँ पे मौजूद ही नहीं था। ये प्ली ऑफ एलिबाई बेसिकली से, तो ये एक डिफेंस प्ली है। ये क्रिमिनल केसेस में सिर्फ होती है, सिविल केसेस में इसका कोई इतलाक नहीं है। इसके अलावा आर्टिकल 30 से 36 तक जो है वो एडमिशन्स हैं। एडमिशन्स डिटेल से मैंने पढ़ाए हुए हैं कि एडमिशन स्टेटमेंट ओरल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है, पार्टी दे सकती है, विटनेस दे सकते हैं, फिर से जस्ट जो कि फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट से मुतल्लिक होगी। ठीक है, तो अगर एडमिशन का मतलब देखा जाए सिंपली तो एक्नॉलेजमेंट कहते हैं, या राइट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ राइट ऑफ अनदर अपॉन हिम, जो उसके ऊपर एक राइट आपके ऊपर एक होता है। देखिए जो एडमिशन में एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मेकर होता है ये उसके अगेंस्ट जा रही होती है, जो बात वो कर रहा होता है वो मान रहा होता है अपने अगेंस्ट, तो उसको एडमिशन कहा जाता है सिंपली अगर इसको देखा जाए। तो इसकी जो काइंड्स बेसिकली बताई गई हैं वो जुडिशल भी है और एक्स्ट्रा जुडिशल भी है। तो इसमें दोनों एडमिशन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। ये कन्फेशन वाली स्टेटमेंट नहीं है, जिस तरह कन्फेशन में एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन की वैल्यू नहीं होती, लेकिन एडमिशन में दोनों की वैल्यू होती है। ये ओरल भी हो सकती है और डॉक्यूमेंट्री शेप में भी हो सकती है।
इसके अलावा आर्टिकल 37 से 43 तक जो है वो कन्फेशन को डिस्कस किया गया, वेयर एज आर्टिकल 160 सेक्शन 164, 364 और 533 CRPC की भी प्रोसीजर देती है कन्फेशन के लिए। तो क्योंकि 37 से 43 तक ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए या आपको कन्फेशन जो है वो इसकी एविडेंशियल वैल्यू के लिए यहाँ पे बताया जाएगा कि कितनी है या कितनी है। तो आगे 6164 में भी उसका एक प्रोसीजर बताया गया किस तरह की कौन लेगा, किसके सामने होगी और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। और 364 में भी बताया गया और 533 में भी बताया गया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की कन्फेशन के मतलब। तो कन्फेशन भी एक एक्नॉलेजमेंट है, एक्यूज करता है इन एक्सप्रेस वर्ड्स इन क्रिमिनल केसेस रिगार्डिंग चार्ज बीइंग इम्पोज्ड अपॉन हिम। जो उसके ऊपर चार्ज होता है उसको वो आके मानता है, एक बाल जुर्म जिसको उर्दू में कहते हैं, तो वो बेसिकली क्या है, कन्फेशन है। तो कन्फेशन की यहाँ पे इन्होंने काइंड्स जो बताई हैं वो ये हैं कि जुडिशल कन्फेशन है, एक्स्ट्रा जुडिशल है, फिर रिट्रैक्टेड कन्फेशन है, फिर आप खुद भी जानते हैं एक्सकल्पेटरी और इनकल्पेटरी कन्फेशन में होता है जिसमें बंदा अपने आप को एक्सक्लूड करता हो एक्सकल्पेटरी है, जिसमें अपने आप को इंक्लूड करता हो इनकल्पेटरी है। तो इनकल्पेटरी की वैल्यू होती है, एक्सकल्पेटरी की नहीं होती। तो ये बेसिकली इट वाज ऑल अबाउट कन्फेशन एंड एडमिशन। और एडमिशन नॉर्मली ज़्यादातर जो है वो सिविल केसेस में होता है, लेकिन क्रिमिनल केस में भी हो सकता है। अगर एक शख्स किसी डॉक्यूमेंट के मतलब या किसी स्टेटमेंट के मतलब किसी क्रिमिनल केस में भी आके एडमिट करता है कोई बात ट्रायल स्टेज पर, तो वो एडमिशन ही होगी। और कन्फेशन जो है वो नॉर्मली क्रिमिनल केसेस में होता है और कन्फेशन होता भी बेसिकली इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे है। तो आर्टिकल 46 ऑफ कानून शहादत जो है वो डील करता है डाइंग डिक्लेरेशन से। डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि मीन्स ए स्टेटमेंट मेड बाय डाइंग पर्सन एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ और सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज डेथ। अपनी डेथ की वजूहत या अपनी डेथ के जो हालात थे वो बताने के जो स्टेटमेंट है, मरता हुआ शख्स जो स्टेटमेंट देगा वो क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन कहलाएगी। देखिए वैसे जो आर्टिकल 71 में आपने देखा होगा कि ये आपने पढ़ा होगा, ये आपको मैं बता दूं कि आर्टिकल 71 बेसिकली कहते हैं कि ऑरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए, जिसने सुना है, जिसने देखा है, जिसने उसको स्मेल किया है, जिसने उसको सेंस किया है, वो बंदा खुद आके स्टेटमेंट दे। वैसे तो ये एक प्रिंसिपल है, लेकिन ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है ये आर्टिकल 46 में जितनी भी कंडीशंस दी गई हैं उसमें ये बता दिया गया है कि आप जो शख्स बुलाया नहीं जा सकता या जो शख्स मर चुका है, जो शख्स गायब हो चुका है, जो शख्स अभी अगर बुलाया जाए तो बहुत टाइम लगेगा, तो उसकी स्टेटमेंट भी जो है वो काबिल गौर है, उसकी स्टेटमेंट भी जो है वो देखी जा सकती है। लेकिन ये एक बड़ी वीक पीस ऑफ एविडेंस होता है ये डाइंग डिक्लेरेशन, क्योंकि ये आगे कोई शख्स किसी की स्टेटमेंट लेके आगे बता रहा होता है, वो जो डायरेक्ट सोर्स होता है वो नहीं होता, डायरेक्ट सोर्स जो है वो कोर्ट के सामने नहीं होता। तो डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल है और क्रिमिनल केसेस में भी अगर बंदा आके बता दे, लेकिन जैसे इसकी एप्लीकेशन जो है वो क्रिमिनल केसेस में ही है कि मरता हुआ शख्स अपनी डेथ के मतलब कोई बात बता दे, तो ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन जो है वो क्रिमिनल केसेस में है कि किस तरह होगी। तो जो डाइंग डिक्लेरेशन है ये रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, इसके अलावा साइंस जेस्चर से भी हो सकती है, किसी तरीके से कोई इशारा करते मरते वक्त बंदा कर दे, या कोई किसी का नाम लेने का कोई इशारा हो या कोई साइन हो, तो उससे भी ये चीज़ एक्नॉलेज की जा सकती है। जिस तरह अगर दोस्तों में से कोई किसी को अगर मार देता है, तो दोस्तों में अगर कोई इशारा होता है किसी बंदे को जानने के लिए, तो इशारा अगर मरते हुए शख्स कर दे तो इससे ये चीज़ एक्नॉलेज की जा सकती है। आगे आपके पास आर्टिकल 57 है, 454 है कानूनी शहादत का, जो आपको ये कहते हैं कि प्रीवियस जो जजमेंट होंगी वो वैलिड होंगी या नहीं होंगी, रेलिवेंट होंगी या नहीं होंगी। तो रेस्ट जुडिकाटा जिस तरह आर्टिकल आपका 54 है, इसी तरह रेस्ट जुडिकाटा सेक्शन जो है वो 11 में, और उसके अलावा ऑर्डर टू रूल 2 में डिस्कस हुए, और इसी तरह सेक्शन जो है वो 403 CRPC की, जो आपको बताती है किसी को आप 2 दफ़ा पनिश नहीं कर सकते, एक दफ़ा जिसको ट्रायल कर लिया। तो ये उसी के साथ डील करते हैं। वो आर्टिकल 54 जो है वो रेलिवेंट है रेस्ट जुडिकाटा के लिहाज से, कि एक जजमेंट ऑलरेडी आपके पास हो, एक फैक्ट पे और एक पार्टी के दरमियान आ गई हो, तो उसी फैक्ट और पार्टी के दरमियान दोबारा उस केस को जो है वो ट्रायल नहीं किया जा सकता। वो अमाउंट्स टू रेस्ट जुडिकाटा होगा, वो जजमेंट रेलिवेंट होगी, आप बता सकते हैं, उस केस को ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह जो आर्टिकल 55 है QSO का, वो डिस्कस करता है डिक्लेरेशन से, कि जिस तरह आर्टिकल 42 सेक्शन 42 आपके पास स्पेसिफिकली इफेक्ट, वो आपको कहते हैं कि जब आपको कोई राइट डिनाई हो रहा हो तो आप डिक्लेरेशन करते हैं। तो इसी तरह
कोई लीगल करैक्टर हो या कोई लीगल स्टेटस वगैरह आपका डिनाई हो रहा हो, तो आप उसमें क्या करते हैं कि उस पर डिक्लेरेशन सीक करते हैं। तो ये तमाम तर जो सिचुएशंस हैं ये आपके सामने आ गई कि किस तरह ये आर्टिकल 55 की क्या कह रहा है। इसके अलावा जो आर्टिकल हमने 55 पढ़ दिया वो डिस्कशन आपके सामने आ गई। अब आर्टिकल 55 के बाद आर्टिकल 59 टू 65 जो है वो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट और थर्ड पर्सन की ओपिनियन को डिस्कस करता है, जिसमें ये चीज़ डिस्कस होती है कि एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो कब रेलेवेंट होगी। जब भी किसी क्रिमिनल केसेस में जब कोर्ट कोई ओपिनियन फॉर्म करना चाहिए तो किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन ले सकती है। कोई राइटिंग के मतलब है या किसी थंब इम्प्रेशन के मतलब है या कोई एक्सपेरिमेंट के मतलब है, तो कोर्ट जो है वो एट लिबर्टी है, वो किसी भी एक्सपर्ट को बुला के पूछ सकती है। इसके अलावा 59 में ही आगे 60 में ये और 61(2) में ये चीज़ें बताई गई हैं कि अगर एक शख्स जो है एक्सपर्ट के अलावा कोई शख्स है जो थर्ड पर्सन है, लेकिन वो उस शख्स की चीज़ों से वाकफियत रखता है, उसकी राइटिंग से एक्विंटेंस रखता है या थंब से एक्विंटेंस रखता है, ये जो मोस्टली उसकी सुपरवीन में रहता है, उसको ज़्यादा उसका पता है, तो ऐसा शख्स जो है वो भी स्टेटमेंट जो देगा उसकी ओपिनियन भी जो है वो रेलेवेंट होगी। जिस तरह एक शख्स के पास अगर स्टेटमेंट में कोई खतूत वगैरह डेली रूटीन में आते हैं, वो देखता है राइटिंग्स रोज़ाना की रूटीन पे, और उसको ये पता है ये बी के खतूत हैं, और वो कल कोर्ट में आके ओपिनियन फॉर्म कर सकता है। कोर्ट अगर ओपिनियन फॉर्म करे तो आप ये एविडेंस दे सकता है कि ये बी की ही राइटिंग है, या एक से दो जो लेटर्स हैं वो मिला के दिखा सकता है ये राइटिंग किसकी है। तो फर्दर मोर आर्टिकल 70 है और 71, जो आर्टिकल 70 है वो भी ओरल एविडेंस के साथ है। तो कहते हैं कि आप एविडेंस देंगे तमाम चीज़ों की एक्सेप्ट कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, उसका आप एविडेंस नहीं दे सकते। उसके लिए आपके पास प्राइमरी और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का तरीकाकार है वो हम पे देंगे। लेकिन 70 में आपको बता दिया कि ओरल एविडेंस जो है आप दे सकते हैं हर चीज़ का मास वाइज कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब किसी डॉक्यूमेंट को जो रिटन डॉक्यूमेंट उसको प्रूफ करने के लिए आपको रिटन मटीरियल चाहिए होगा प्रूफ करने के लिए। इसी तरह आर्टिकल 71 है जो कहता है कि ऑरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, कि सुनी सुनाई बात ना हो, सुनी सुनाई बात पे अमल करना जो है वो कहते हैं नहीं करना चाहिए, तहकीक करनी चाहिए। तो आर्टिकल 71 ये कहता है कि जिस शख्स ने कुछ चीज़ होती हुई देखी है वो आके स्टेटमेंट दे, जिस शख्स ने कुछ सुना है तो वो आके स्टेटमेंट दे, जिस शख्स ने कुछ स्मेल किया है, कुछ चीज़ महसूस की है, तो वो आके स्टेटमेंट दे, तो उसकी स्टेटमेंट जो है वो काबिल और होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो ओरल एविडेंस विच मस्ट बी डायरेक्ट एविडेंस इन ऑर्डर टू मेक इट एडमिसिबल एंड ट्रस्टवर्थी। तो हेयर से एविडेंस इज़ एन एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 70 और 71 की हेयर से, मतलब जिसमें डाइंग डिक्लेरेशन भी आ गई कि सुनी बात और आगे कर दी, क्योंकि जो जिसके साथ ये वाक़या हुआ है, जिसने ये वाक़या देखा वो तो खुद गवाह था, वो तो मर चुका, ये वो अब नहीं आ सकता कोर्ट में, तो उसकी बात अगर कोई आके यहाँ पे कर देता है तो वो ओरल एविडेंस जो है उसका जो है वो हेयर से एविडेंस जो है वो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज हेयर से एविडेंस की कोई वैल्यू नहीं है। तो हेयर से एविडेंस का मतलब अगर देखा जाए तो कहते हैं कि एन एविडेंस विच ए विटनेस डज नॉट से ऑफ हिज ऑन नॉलेज, वो अपनी नॉलेज से वो विटनेस जो बता रहा है वो बात नहीं कर रहा, लेकिन उसने किसी दूसरे से सुनी है, बट ही सेज दैट अनदर पर्सन सेड और सिग्निफाइड टू हिम, कि उस किसी ने उसको बताई है ये बात, या कोई इसको ऐसा जेस्चर करके बताया है जी, तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि अब वो विटनेस खुद मौजूद नहीं है जिसने खुद देखा है, तो उसकी जगह कोई विटनेस आके गवाही दे रहा है। तो इसी तरह आर्टिकल जो है वो 73 है, वो प्राइमरी एविडेंस के साथ डील करता है, जिसका मतलब है कि एविडेंस इन विच ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इट सेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी चीज़ का भी जो कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा वो प्राइमरी एविडेंस की डेफिनेशन में आएगा। और इसके अलावा इसी 73 में मुख्तलिफ़ चीज़ें और डिस्कस कर दी गई कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है यूनिफॉर्म प्रोसेस से निकलेगा, तो डॉक्यूमेंट वो भी जो है वो ओरिजिनल एविडेंस होगा, प्राइमरी एविडेंस कहलाया जाएगा। इसके अलावा प्ले कार्ड्स की एग्जांपल दी गई है कि प्ले कार्ड्स जो बनाते हैं, जो पहला प्ले कार्ड्स है वो बाकियों की निस्बत तो प्राइमरी है, लेकिन वो बाकी जो हैं एक दूसरे की बनस्बत वो प्राइमरी एविडेंस होगी, सेकेंडरी नहीं होंगे। तो सेकेंडरी बेसिकली अगर आप देखें एक प्रिसाइज डेफिनेशन यही है कि आप फ़ोटो कापीज़ जो आप किसी चीज़ की करते हैं वो प्राइमरी जो है वो आता है, किसी ओरिजिनल से आप जब कापीज़ बनाते हैं तो वो प्राइमरी जब वो सेकेंडरी में आता है, प्राइमरी में नहीं आता। तो मीनिंग देयर बाय कि सेकेंडरी एविडेंस जो होगा उसकी वैल्यू प्राइमरी के बनस्बत कम होगी। पहले आपने डॉक्यूमेंट प्रूफ करना है, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रूफ करना है प्राइमरी एविडेंस से, और सेकेंडली फिर आप अगर आपके पास वो नहीं है
तो कोर्ट परमिशन देगी आपको, तो फिर आपने सेकेंडरी एविडेंस प्रूव करना है। इसके अलावा हैंड राइटिंग ऑफ पर्सन कैन बी प्रूव्ड अंडर आर्टिकल 61, 78, 84 ऑफ QSO। हैंड राइटिंग वगैरह जो है वो किसी भी शख्स की प्रूव की जा सकती है। आर्टिकल 61 है जो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट के साथ था, फर्दर ओपिनियन जो थी वो है, और 78 और 84 में भी इसको डिस्कस किया गया। फर्दर आपके पास आर्टिकल 85 है, कानूनी शहादत ऑर्डर डिस्कसेस पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। वो पब्लिक डॉक्यूमेंट से डील करता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक है। पब्लिक डॉक्यूमेंट होने का मकसद यहाँ पे ये कि डेट कैन बी एक्सेस्ड बाय पब्लिक, जिसको पब्लिक एक्सेस कर सकती है, जिसको पब्लिक ले सकती है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। और कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें किसी एहसास इन्फॉर्मेशन या कोई और चीज़ ऐसी मौजूद नहीं है, या किसी प्राइवेट पार्टी की कोई प्राइवेसी की बात नहीं है, तो वो एविडेंस आप ले सकते हैं। लेकिन उसके बरक्स आप देखें, जो निकाहनामा है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट में फॉल करता है, और ये आप ले सकते हैं, किसी शख्स का कोई शख्स भी ले सकते हैं। इसी तरह आर्टिकल जो है वो 86 है कानूनी शहादत ऑर्डर का, जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट को डिस्कस करता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे वो प्राइवेट कैटेगरी में आएंगे और वो आप नहीं ले सकते, या लेंगे तो क्या तरीकाकार होगा, या कौन शख्स ले सकता है जिसका अपना जिससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो ले सकता है, या अगर इसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो कोई भी नहीं ले सकता, क्या कोर्ट की परमिशन चाहिए होगी नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी। फर्दर आर्टिकल 90 से 101 जो है, और आर्टिकल 129 ऑफ QSO जो है वो प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट्स के डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सेप्टेड होंगे या नहीं एक्सेप्टेड होंगे, या कोर्ट के पास उनके मतलब क्या प्रिजम्पशंस होंगे, कोर्ट उनको अगर देखे तो क्या उनको एक्सेप्ट करे या ना करे, ये चीज़ें आपको इसी में डिस्कस की जाएंगी। प्रिजम्पशन एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को कहते हैं कि प्रिजम्पशन ये है कि यार ये शख्स झूठ बोलता है, तो ये सारे इसके मतलब सबकी ये राय है, तो फिर वही एक्सेप्ट होगा कोर्ट के सामने कि ये झूठा शख्स है। इस तरह ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर कोर्ट ओवर यूनिवर्सली ये एक्सेप्टेड है यार कि ये डॉक्यूमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को कोर्ट जो है उसके ऊपर एविडेंस नहीं चाहिए होती, प्रिजम्पशन ये होती है कि ये ट्रुथ है। जिस तरह आपके पास एक डॉक्यूमेंट और मैं कोर्ट में कहता हूँ ये प्रोड्यूस करे, आप प्रोड्यूस नहीं करते, तो कोर्ट को अंडर कानूनी शहादत ये प्रिजम्पशन होगी कि जो शख्स इसको प्रूव इसलिए नहीं कर रहा कि ये उसके अगेंस्ट इस्तेमाल हो जाएगा, तो ये प्रिजम्पशन कोर्ट ले सकती है। तो इसके बाद आर्टिकल 111 टू 113 है QSO का, जो फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, इन फैक्ट्स को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो जिसका कोर्ट जुडिशल नोटिस ले ले जिसका, उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह एक आपके पास एक मंथ है जिसमें 30 डेज होती हैं हर साल, आपको कंफर्म है, तो कोर्ट उसका कह दी थी 30 होंगे, तो जुडिशल नोटिस लेगी तो उसमें आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है 30 भी होते हैं या नहीं होते। इस तरह 4 वेदर होते हैं ये चीज़ें, या आप किसी लॉ के मतलब कोई जुडिशल नोटिस लेना है, जी पाकिस्तान पीनल कोड है उसकी सेक्शन 302 ये कहती है, तो ऐसी चीज़ें जिसका कोर्ट जुडिशल नोटिस ले ले, किसी कैलेंडर के मतलब जुडिशल नोटिस ले ले, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें उनके मतलब ले ले, तो उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जिस फैक्ट का कोर्ट नोटिस जुडिशल ले लेती है या ले सकती है या बाद में फिर लेती है, तो उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद जो आगे प्रिंसिपल है वो है इंतहाई इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 114 ऑफ कानूनी शहादत स्टॉपल से कहते हैं, ये एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड है स्टॉपल, जिसका मतलब है टू स्टॉप और टू हिंडर, किसी शख्स को रोक देना। और स्टॉपल एक एविडेंस का रूल है, रूल ऑफ एविडेंस है, वेयर बाई पर्सन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम डिनाइंग और असर्टिंग फैक्ट कॉन्ट्री टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, कि जो स्टेटमेंट उसने दे दी ऑलरेडी पहले दी हुई थी, उस स्टेटमेंट से अब वो शख्स जो है वो आगे पीछे नहीं हो सकता। ये स्टॉपल का एक प्रिंसिपल है, रूल ऑफ एविडेंस है। बेसिकली इसमें मकसद ये है कि जो शख्स जो बात कहता है वो इंसान जो होता है, आदमी जो होता है, वो अपने अल्फाज पे कायम रहने वाला होना चाहिए, ये एक प्रिंसिपल है इसके पीछे। तो ये एक मैक्सिम है, एलिगेंस कॉन्ट्रेरिया नॉन एस्ट एडेंडस, जिसका मतलब ये है कि पर्सन एलिजिंग कॉन्ट्रोडिक्टरी फैक्ट्स मस्ट नॉट बी प्रूव्ड, जो फैक्ट्स जो है वो कॉन्ट्रोडिक्टरी फैक्ट उसके अगेंस्ट अब कोई फैक्ट कर रहा है जो उसने पहले किए थे, उसको प्रूव नहीं करना चाहिए। तो रूल ऑफ स्टॉपल जो है ये सिविल केसेस में यूज़ होता है, और इसकी एप्लीकेशन क्रिमिनल केसेस में नहीं है। ये इसके ऊपर आप नहीं कह सकते कि क्रिमिनल केसेस में भी इसकी जो है वो एप्लीकेशन होनी चाहिए, लेकिन उसमें नहीं है।
इसके अलावा आर्टिकल 117 से 127 जो है वो QSO का बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो डिस्कस करता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किस पे होगा और जो ओनस है वो कब शिफ्ट होगा कि द पर्सन हु क्लेम्स फॉर रेमेडी इज़ अंडर ऑब्लिगेशन टू प्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टन फैक्ट। एक बंदा जो कोई चीज़ लेज करता है तो वो उसकी एग्जिस्टेंस को प्रूफ करेगा और ऑब्लिगेशन जो उसकी होगी उसको कहेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ। तो बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ बेस्ड ऑन द मैक्सिमम। एक मैक्सिमम है इनकम्बिट प्रोबेशन क्यू डिसिट नॉन क्वी नियत means the burden of proof is on the party who asserts, not on him who denies। कि जो शख्स कुछ कहता है, जो assert करता है, burden of proof उसी पे होगा, ना कि उस पे कि जो उसको deny कर दे। तो इन सिविल केसेस burden of proof lies on plaintiff। सिविल केसेस में burden of proof जो है वो plaintiff पे होता है और क्रिमिनल केस में burden of proof जो होता है वो prosecution पे होता है। और क्रिमिनल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट करता है फ्रॉम प्रोसिक्यूशन टू एक्यूज्ड जब एक्यूज्ड एक प्ली लेता है अंडर सेक्शन 96 टू 106 ऑफ PPC। मतलब कोई एक्सेप्शन लेता है, कोई डिफेंस प्ली लेता है या प्ली ऑफ एलिबाई लेता है, तो ऐसी सिचुएशन में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट होके प्रोसिक्यूशन से सीधा एक्यूज्ड पे जाता है, डिफेंस पे जाता है, फिर उन्होंने प्रूफ करना होता है। इसके अलावा आर्टिकल 128 है जो लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड को डिस्कस करता है। कहते हैं कि इफ़ चाइल्ड इज़ बर्न आफ्टर 6 लूनर मंथ ऑफ द मैरिज इज़ लेजिटिमेट एज पर आर्टिकल 128। मतलब एक बच्चा जो है वो शादी के 6वें महीने अगर पैदाइश उसकी हो जाती है तो वो लेजिटिमेट चाइल्ड तस्वर होगा। उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो इलेजिटिमेट चाइल्ड है कि जी वो जल्दी पैदा हो गई, या इससे पहले अगर कोई उसमें कोई किसी किस्म की सस्पिशियस चीज़ नहीं आ सकती जी कि ये कहीं ये बच्चा पहले का है या शादी के बाद का है। तो अगर वो कहते हैं कि मतलब नॉर्मली एक टाइम दे दिया कि 6 महीने के अंदर एक बच्चा अगर हो पैदा हो सकता है, तो लाजमी नहीं कि 9 महीने के अंदर ही हो, 6 महीने के अंदर भी हो सकता है। ये एक कानूनी शहादत में ये प्रिंसिपल दे दिया गया। तो फर्दर इफ़ द चाइल्ड इज़ बर्न विद इन 2 years आफ्टर इज डिसोल्यूशन, अगर डाइवोर्स के 2 साल के बाद या शादी जो डिज़ोल्व होने के 2 साल के बाद अगर बच्चे की पैदाइश होती है, द मदर रिमेंड अनमेरिड इज़ लेजिटिमेट एज पर आर्टिकल 128। आर्टिकल 128 कहते हैं कि शादी के ख़त्म होने के 2 साल बाद तक अगर बच्चा होता है तो वो लेजिटिमेट चाइल्ड ही कंसिडर होगा, इलेजिटिमेट चाइल्ड नहीं होगा। इसमें असल में एक छोटा सा वाक़या है, आई विल लेट यू नो अबाउट इट, कि जिसमें इसी तरह एक औरत का बच्चा जो है वो 2 साल बाद जो उसकी पैदाइश हुई, हस्बैंड जो था वो घर में नहीं था, तो उसके ऊपर फिर लोगों ने शक किया है, उसको संसार करने का कहा। लेकिन बाद में ये उस वक्त का टाइम है जब इस्लामी सिस्टम जो है अपने अरूज पे था, तो बाद में एक साहबा कराम थे, अलकमिशी माफ़ करें, जिन्होंने ये कहा था कि जो कंडीशंस जो सामने रखी थी उसमें ये चीज़ सामने आई जी कि बच्चे के दांत देखें, जब वो पैदा हुआ तो दांत पड़े थे, तो ये लग रहा था कि वाकई पुराना बच्चा है, वही बच्चे जो इस औरत की है, लेकिन उसकी पैदाइश जो है वो लेट हुई है। तो किसी पे जो उन्होंने कहा कि इस तरह शक नहीं किया जा सकता, तो उसी से ये प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेट हुआ कि 2 years तक अगर बर्थ हो तो वो इलेजिटिमेट नहीं होगी। और शर्त इसमें यह कि मैरिज जो मदर है वो अनमैरिड रहे। आगे आर्टिकल 132 है QSO का, जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन पे विटनेस पे डिस्कस करता है कि एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, मीन्स द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पार्टी हु कॉल्स हिम। जो शख्स अपने विटनेस को बुलाएगी उसका जो स्टेटमेंट जो होगी, उसकी जो एग्जामिनेशन होगी, उसको आप एग्जामिनेशन चीफ कहेंगे। इसी तरह जो पार्टी एडवर्स है, जो उस पर आगे सवाल जवाब करेगी या उस पर कोई क्वेश्चनिंग करेगी, तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन कहलाएगा। फिर री एग्जामिनेशन मीन्स examination of witness subsequent to cross examination by party who calls him shall be called these। मतलब एक शख्स, एक पार्टी ने विटनेस को बुलाया, उसने एक स्टेटमेंट दी, उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। अब दोबारा अगर उसको बुलाया जाना चाहे या बुलाना चाहे तो वो दोबारा बुलाया जा सकता है, और दोबारा बुला के जो स्टेटमेंट दी जाएगी उसको कहेंगे री एग्जामिनेशन, कि दोबारा इसको री एग्जामिन किया जा रहा है। इसके बाद आर्टिकल 136 है, और आर्टिकल 136 जो है वो लीडिंग क्वेश्चन से जो है वो रिलेट करता है कि लीडिंग क्वेश्चन जो हैं वो कौन से होंगे। तो
लीडिंग क्वेश्चन के मतलब जो है वो कोर्ट का व्यू ये है कि ये पूछे नहीं जाने चाहिए। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो आर दोज क्वेश्चंस विच सजेस्ट द आंसर टू द विटनेस इन द फॉर्म ऑफ येस और नो, कि कोई मटेरियल चीज़ जो है वो येस और नो करके बात बता दी जाए, अगर उसके मुंह से कोई चीज़ निकलवाना चाहे विटनेस के मुंह से, तो ऐसे क्वेश्चंस को जो है वो रोका गया है कि ये पूछे नहीं जाने चाहिए। हाँ, कोर्ट परमिट करती है तो एक अलग बात है, अदरवाइज ये जो है वो पूछना जो है वो जायज़ नहीं है। लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन चीफ एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट if objected by the adverse party as per article 137। अगर इन चीफ और है तो उसमें नहीं पूछे जाने चाहिए, अगर कोर्ट परमिशन देते हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज नहीं। और 137 की अगर इसमें एप्लीकेशन की जिक्र ये किया जा रहा है कि अगर पार्टी जो है वो अपोज करती है इसको, तो उस केस में ये बात बताई जा रही है कि कोर्ट की परमिशन ज़रूरी होगी। फिर इट इज़ द कोर्ट टू डिसाइड वेदर दिस क्वेश्चन इज़ टू आस्क और नॉट। फिर उसके बाद जो है वो कैन बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन एज पर आर्टिकल 138 के मुताबिक इसको क्रॉस एग्जामिनेशन में जो है वो पूछे जा सकते हैं लीडिंग क्वेश्चन, अदरवाइज जो है वो नहीं पूछे जा सकते। इसके अलावा जो आर्टिकल 150 है कानून शहादत का, हॉस्टाइल विटनेस, कि एक विटनेस जो है वो स्टेटमेंट दे के और उस स्टेटमेंट पे कायम नहीं रहता, या वो आता है और स्टेटमेंट ही जो है वो पार्टी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट दे देता है, तो फिर वो जिसके अगेंस्ट जाता है तो उसके पास ये राइट है कि उस विटनेस को वो हॉस्टाइल डिक्लेयर करवाई कोर्ट से, ताकि उसकी स्टेटमेंट पे कोर्ट रिलाई ना करे। क्योंकि एक शख्स को आप लेके आते हैं कि तुमने कत्ल होते देखे, वाकई कहते जी मैंने तो नहीं देखा, अब ज़ाहिर है ये आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट चला गया, क्योंकि आई विटनेस ने आकर ये कह दी कि मैंने तो देखी नहीं किसने मारा। तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने कहा जी कि हॉस्टाइल विटनेस आप डिक्लेयर करवा सकते हैं। 151 भी बेसिकली इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस है। विटनेस ने जो स्टेटमेंट दी उसको क्रॉस एग्जामिनेशन में आप उसके क्रेडिट को इम्पीच कर सकते हैं जी कि ये झूठ पे मबनी स्टेटमेंट है, ये झूठ बोलता रहा, या क्रॉस एग्जामिनेशन में बात निकलवा सकते हैं जो बात निकलवानी हो। तो वो जब आप निकलवाएंगे तो उसका जो क्रेडिट होगा वो शेक कर जाएगा। इसी तरह आर्टिकल 164 है कानून शहादत का, जो डिस्कस करता है एविडेंस थ्रू मॉडर्न डिवाइसेस के थ्रू जो एविडेंस जो है उसकी वैल्यू के ऊपर बात कर रहा है कि उसकी इससे पहले जो था वो वैल्यू नहीं होती थी, लेकिन लेटर ऑन जो है उसमें वैल्यूज़ ऐड कर दी गई कि जो आर्टिकल 164 जो है वो इनकॉर्पोरेट हुआ, तो उसने कहा जी अब मोबाइल वगैरह के एविडेंसेस वगैरह जो हैं वो कोर्ट जो है वो कंसिडर कर सकती है कि जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं, ताकि जो अपडेटेड क्रिमिनल्स हैं उनको सज़ाएं दी जा सकें। जो कि जिसकी कोई वीडियोस बन गई, जिसकी कोई अगर व्हाट्सएप पे कोई चीज़ अवेलेबल है या और फेसबुक पे अवेलेबल है, मॉडर्न डिवाइसेस में इसके अलावा अवेलेबल, लैपटॉप में अवेलेबल है, तो वो तमाम तर चीज़ें जो है वो काबिल गौर होंगी। दिस वाज ऑल अबाउट कानूनी शहादत ऑर्डर ऑन फिंगर टिप्स।